राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ प्रदूषण का स्तर लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में अब दूसरी तरफ ये चर्चा होने लगी है कि दिल्ली में जो मौसम है वो कब बदलेगा, क्योंकि जो अगर हवाओं की रफ्तार की बात करें तो वो भी बेहद धीमी पड़ चुकी है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर आर.के. जनमनी जी जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, हवा की जो रफ्तार है वो बिल्कुल सुस्त पड़ गई है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी काफ़ी बढ़ रहा है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए अभी जो आज तो थोड़ा विंड पिकअप किया है। जो 28 के बाद एकदम काम विंड था, मतलब स्पीड बहुत कम था, कभी कभी 5 किलोमीटर आफ्टरनून को। आज थोड़ा बढ़ा है, 8 से 10 किलोमीटर आफ्टरनून हुआ है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अभी जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों में गुजर रहा है, मेनली जो जम्मू कश्मीर मेनली, हिमाचल थोड़ा रेन या स्नो हो रहा है हायर रीजन्स में। फिर और एक WD आ रहा है 4th को, तो 5th को थोड़ा विंड बढ़ेगा, 50 चांसेस है। अदरवाइज ऐसे ही थोड़ा रहेगा। एयर क्वालिटी जो है वेरी पुअर, आज 370 प्लस है ना। सो विंड नहीं है, कोई रेन का कोई चांस नहीं है नेक्स्ट 10 डेज तक, ठीक है। कोई रेन का कोई चांस नहीं। क्लाउडी 5 से 7 तक एक WD जा रहा है, तो थोड़ा बहुत क्लाउड बढ़ सकता है 4th और 5th को। हाँ। तो आने वाले दिनों में मौसम किस तरीके से रहने वाला है? जैसे आपने बताया कि बारिश तो है नहीं, लेकिन क्लाउडी रहेगा, तो क्या ठंड में इजाफा होगा या ठंड में इजाफा नहीं? एक्चुअली अभी जैसे नवंबर मंथ तो ऐसे ट्रांजिशन होता है, कोई ऐसे ठंड का ज़्यादा नहीं रहता है, तो ऐसे ही रहेगा। मतलब स्मोक रहेगा, और देखेंगे तो पूरा क्लियर है। जो WD आप देख सकते हैं, बहुत फर्स्ट जा रहा है ये। इसके बाद और ये क्या आएगा, वो जो सेकेंड WD आएगा 5 नवंबर 6 नवंबर को थोड़ा क्लाउड हो सकता है। बस यही है दिल्ली में ज़्यादा कुछ, बट यही है कि जो विंड है वो 4-5 को थोड़ा पिकअप करेगा। और NCR के रीजन की बात की जाए, NCR कहीं कोई भी रेन नहीं है, कहीं भी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कहीं भी रेन नहीं है। नेक्स्ट ठंड कब तक दस्तक दे सकते हैं दिल्ली में? नॉर्मली दिसंबर 15 के बाद होता है, जो मतलब जो लोगों को जो ज़्यादा अफेक्ट करता है। गुलाबी ठंड कब तक हो सकती है? नहीं, बस यही जो टेम्परेचर तो अभी तो 15 डिग्री चल रहा है, और मैक्सिमम ठीक ठाक है अभी ऐसे कुछ इम्पैक्ट नहीं है। पर मेनली पोल्यूशन का जो रहता है, बिकॉज विंड नहीं है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों की सर अगर बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या बर्फबारी होगी अगले 10 दिन में? ऑलरेडी जो मैंने बोला कि जो कश्मीर का जो हायर रीजन्स है, वहाँ रेन स्नो हुआ है लास्ट 24 आवर, यानी 1 नवंबर आज, और रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स। लेकिन मेनली जो है 4, 5, 6 को ये पहाड़ी जो है हिमाचल में भी बर्फबारी हो सकता है, उत्तराखंड में रेन होगा, और हमारा प्लेन्स में जैसे कुछ पंजाब का इलाका में 5-6 को बारिश हो सकता है। एक WD आ रहा है बहुत दिन के बाद, ठीक है। लास्ट रेन जो है अक्टूबर 7 से 12 तक था। अभी ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद एक WD आ रहा है, जो थोड़ा बारिश देगा पंजाब में, और जम्मू कश्मीर हिमाचल में तो रेन होगा ही होगा, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से डॉक्टर आर.के. जनमनी सीनियर साइंटिस्ट है। इनसे बातचीत की है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का जो तापमान है, दिल्ली का मौसम है, किस तरीके से रहने वाला। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि अगले 10 दिन तक राजधानी दिल्ली में बारिश के जो आसार है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 4 नवंबर को दिल्ली में दस्तक दे सकता है, जिसके बाद क्लाउड जो है वो दिल्ली में छा सकते हैं, बादल छा सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में फिलहाल दिल्ली वासियों को जो बढ़ता प्रदूषण है उससे राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, या कहीं की जो हादसे में मरे लोगों के दर्द की जो कहानी सामने आई, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सचेत हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर जितने भी जर्जर पुल, या कहीं की जितने भी जर्जर जो पुराने ब्रिज थे, उनके मरम्मत के काम के लिए और उनको नया किया जाए, ऐसे 436 पुलों को चिन्हित करके उन्होंने उनके निर्माण कार्य के लिए आदेश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जितनी भी सड़कें उनको सबसे पहले गड्ढा मुक्त बनाया जाए, जिससे कि कोई भी बड़ा हादसा उत्तराखंड के अंदर ना हो। क्योंकि आप देखिए कि उत्तराखंड राज्य की अगर आप बात करेंगे तो टूरिज्म उत्तराखंड के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसको लेकर के लगातार जो टूरिस्ट उत्तराखंड के अंदर आते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर के लगातार सरकार के ऊपर कई बार सवाल उठे हैं। तो आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी ने बात कही है कि जितने भी 436 पुल हैं उन सभी को बनाया जाएगा, और उत्तराखंड में आने वाले चाहे वो टूरिस्ट हों, चाहे उत्तराखंड में रहने वाले वासी हों, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने कहा बात कही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात कही है, जो पुल को मरम्मत का काम जिसका
आदेश जो उन्होंने दिया है ये कितने दिन में शुरू हो जाता है और मुख्यमंत्री की बात को कितना तूल दिया जाता है। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ Jk24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मेला की शुरुआत में ही अव्यवस्था नजर आई और बीती रात जैसे ही परिक्रमा शुरू हुई उसकी कुछ ही देर बाद परिक्रमा में जब भारी भीड़ उमड़ी तो वहां पर अचानक अयोध्या में हनुमान गुफा के पास भगदड़ मच गई। रात करीब 2 बजे की घटना है और इस भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हुए। हालांकि ज़्यादातर लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अभी भी जिला चिकित्सालय अयोध्या में भर्ती कराकर उनका इलाज किया जा रहा है। अब इस घटना के बाद जिला प्रशासन अयोध्या और पुलिस प्रशासन ने जो पूरा परिक्रमा मार्ग है 14 कोसी अयोध्या का, उस पूरे मार्ग में जगह जगह पर बैरियर लगाकर कैंप लगाकर वहां पर पुलिस और प्रशासन की टुकड़ियां लगा दी गई हैं कि एक जगह ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। चूँकि पिछले करीब 2 सालों से परिक्रमा नहीं हो पा रही थी कोरोना काल के चलते, लिहाजा अब जब ये परिक्रमा शुरू हुई तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं, सिर्फ यूपी ही नहीं, देश भर से लाखों श्रद्धालु इस परिक्रमा में पहुंचे हैं। और जैसे ही रात में ये परिक्रमा शुरू हुई मुहूर्त के समय के अनुसार उसके कुछ ही देर बाद करीब 2 बजे भगदड़ की घटना हनुमान गुफा में हुई। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और मौके पर मौजूद पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत मामले को नियंत्रित किया और जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया। लेकिन ये बताता है कि 2 साल बाद जब अयोध्या में परिक्रमा शुरू हुई तो लोगों के बीच जो उत्साह था, लोगों के बीच जो भक्ति भाव था वो उमड़ा और लोग भारी भीड़ के रूप में वहां पहुंचे हैं। अब ज़रूरत है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर जो व्यवस्थाएं अभी तक थीं उनको और अपग्रेड किया जाए, उनको और मजबूत किया जाए, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है उनको और दुरुस्त किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अब 45,000 पदों पर माध्यमिक एवं एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती कर रही है। शिक्षकों की भर्ती में तकरीबन 45,000 पद जो अब तक खाली थे उन पदों को भरा जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा तोहफा है जो एक लंबे समय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम देने के बाद भी उनकी नौकरी अब तक नहीं लग पाई थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आने वाले चुनावों से पहले ये बड़ा तोहफा उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि शिक्षक अभ्यर्थी की तैयारी कर रहे थे। लगभग ये पद 45,000 हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक एवं एडेड विद्यालयों में भी इनकी भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि इनका मानदेय जो है वो 13,000 रुपये निश्चित किया गया है। 13,000 रुपये मानदेय के साथ उन तमाम माध्यमिक स्कूलों और जो एडेड स्कूल हैं वहाँ पर भी इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। एक लंबे समय से बैकलॉग भर्ती की बात की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने ही छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किए, उग्र प्रदर्शन किए शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती में घोटाले के बाद दूसरा मामला मेरिट सूची का था, तीसरा मामला आरक्षण वर्ग का था। इन सभी मामलों के बाद अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार अभ्यर्थियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है जिसमें तकरीबन 45,000 पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी जिसका मानदेय 13,000 रुपये निश्चित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। पंजाब के अंदर पराली का मुद्दा अभी तक थमा नहीं है, लेकिन विपक्ष ने अब कई और मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पराली जलाने के मामले पर वार पलटवार के बाद अब विपक्ष ने पंजाब से अवैध शराब की तस्करी का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। पंजाब के अंदर विपक्षी दल के नेता और पूर्व सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब से गुजरात और बिहार जैसे ड्राई राज्यों के अंदर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। तस्करी को लेकर उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि नई शराब नीति आने के बाद पंजाब सरकार उतना राजस्व इकट्ठा नहीं कर पा रही और यही कारण है कि पंजाब के कई नेताओं, कई अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से पंजाब से शराब का एक बड़ा जखीरा गुजरात और बिहार जैसे राज्यों के अंदर भेजा जा रहा है और
वहाँ से रेवेन्यू कहीं ना कहीं लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस चिट्ठी के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में हड़कंप है, क्योंकि सीधे तौर पर प्रताप सिंह बाजवा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कराई जाए। पंजाब के अंदर क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और गुजरात के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, किसी भी पल विधानसभा चुनावों का ऐलान गुजरात के अंदर हो सकता है। तो ऐसे में अब विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी को शराब नीति के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी चिट्ठी के अंदर साफ कहा है कि पंजाब से अंदर खाते या अवैध रूप से बड़ी मात्रा में जो शराब है वो गुजरात भेजी जा रही है और साथ साथ बिहार भी भेजी जा रही है। लेकिन इस लीकर माफिया के पीछे आखिरकार कौन लोग हैं? क्या वही लोग हैं जो दिल्ली के अंदर शराब माफिया को चलाते हैं, या फिर जिनको पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? क्योंकि गुजरात और बिहार के अंदर शराब का जो ड्राई राज्य है वहाँ पर शराब बेचना शरेआम एक तरीके से कानूनी अपराध है, वहाँ पर शराब बेचने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। तो ऐसे में अब ये आरोप कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े संगीन हो जाते हैं कि जब गुजरात के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर शराब को सप्लाई करने की साजिश आखिरकार कौन सी पार्टियां रच रही हैं, या फिर किन लोगों के इशारे पर गुजरात के अंदर अवैध शराब की तस्करी पंजाब से हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रताप सिंह बाजवा की इस चिट्ठी के बाद चुनाव आयोग जो है वो क्या कुछ आगे जो है फैसला लेता है, क्योंकि अगर इसकी जांच होती है तो जाहिर सी बात है पंजाब और गुजरात से एक बड़ा नेक्सस जो है सामने आ सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है वो जांच के बाद पता लगेगी कि क्या सचमुच ऐसी चीज़ें हैं भी, या फिर विपक्ष होने के नाते कांग्रेस केवल इस पूरे मुद्दे पर केवल इसको एक राजनीतिक माइलेज लेना चाहती है। फिलहाल निगाहें अब मुख्य चुनाव आयोग पर टिकी हैं कि इस चिट्ठी को वो संज्ञान किस तरीके से लेता है और इस पूरे मामले की जांच किसको सौंपी जाती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पराली के बाद अब नई शराब नीति के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी, और रिपोर्टर डायरी में आज जिक्र होगा उस बढ़ते पॉल्यूशन का जो फरीदाबाद में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और अब फरीदाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीब 400 को पार कर चुकी है, यानी कि खतरा जो है और ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों को सुबह के समय और शाम होते ही पॉल्यूशन जो है परेशान करने लगता है, जहरीली हवा हो जाती है और फिर लोगों को कहीं ना कहीं सेहत के साथ परेशानी झेलनी पड़ती है। सांस लेने में तकलीफ हो या फिर आंखों में जलन, इस तरह की लोगों के लिए परेशानी बन रही है। लेकिन उसके बावजूद जो 40 लोगों की कमेटी बनाई गई थी जिसमें कहा जा रहा था कि वो अधिकारी अलग अलग चीज़ों का जो है मुआयना करेंगे और वहाँ पर चालान करने का काम करेंगे। ऐसे में जो निर्माण कार्य हैं वो भी जारी हैं और जो निर्माण सामग्री बेचने का काम करते हैं उनको ढकने की बात कही जा रही थी। जो कूड़े के ढेर हैं उन पर चालान करने की बात कही जा रही थी और अगर ऐसा होता है तो फिर उन पर जो है एक्शन लिया जाने की बात थी। वहीं खुले में कूड़ा जलाने या फिर जो है कंपनियों को बंद कराने की बात की जा रही थी। लगातार लग रहा है जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है कोई समस्या का समाधान होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लग रहा है कोई प्रशासन काम कर रहा है? कोई नहीं काम कर रहा जी। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। हम चश्मा बहुत कम लगाते हैं कि हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है। अच्छा, क्या कुछ तकलीफ होती है जब सुबह देखते हैं चारों तरफ धुएं का गुबार होता है, लगता है सांस लेने में जैसी खांसी उठती है, बीच बीच में दमाग? हाँ जी हाँ, वो के सारा जो है कि खांसी वगैरह और जो कि सांस लेने में दिक्कत होती है। जो दावे कराए जाते हैं, सरकार से कहा जाता है कि इस बार पॉल्यूशन नहीं बढ़ने दिया जाएगा और हर बार फरीदाबाद जो है पहले दूसरे नंबर पर आता है हर बार पॉल्यूशन के मामले में। कोई कार्रवाई हो रही तो नज़र आ रही है? नहीं हो रही? कोई नज़र नहीं आ रही हमें कोई कार्रवाई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन जो है काम नहीं कर पा रहा, तो हम निवेदन करते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो, लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। सड़कों पर भी आपने देखा होगा धूल उड़ती रहती है, उस पर जो है पानी के छिड़काव करने की बात कही जा रही है कि प्रशासन पानी का छिड़काव किया जा रहा है। क्या लग रहा है कहीं दिख रहा है? कोई नहीं चल रहा पानी, कहीं नहीं दिखा, कोई भी गाड़ी नहीं है। हमें आज जो मेन जगह पे खड़े हैं कोई नहीं पानी चल रहा है। अच्छा, धूल इसी तरह से उड़ रही है? ऐसी उड़ रही है। तो और भी निर्माण लग रहा है कि प्रशासन ने कहा कि निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएंगे ताकि धूल डस्ट ना उड़े, पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे। लग रहा है कहीं कुछ ऐसा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम चल रहे हैं, हर जगह काम चल रहे हैं। हाँ जी, कोई रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं है।
तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से 40 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और यह निश्चित किया गया था, सुनिश्चित किया गया था कि यदि किस तरह की जो है उन नियमों का उल्लंघन कोई करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चालान तक किया जाएगा। लेकिन उसके उलट अभी तक मैदान में, फील्ड में कोई भी अधिकारी नज़र नहीं आ रहा है। जल की जो छिड़काव करने की बात सड़कों पर की जा रही थी वो जो है नहीं देखने को मिल रही है। साथ ही जो बड़े हाईवे हैं उनको हालांकि अथॉरिटी मिली हुई है कि वो निर्माण कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जल का जो है, पानी का जो छिड़काव है वो वहाँ पर समय समय पर करना होगा ताकि धूल का गुबार ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई भी स्थिति बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। चिमनियों से धुआं उठ रहा है तो वहीं होटलों पर जो खाने बनाने या रोटी बनाने का जो चूल्हा होता है जिस पे धुआं निकलता है उसको भी बंद नहीं कराया जा रहा है। ऐसी बहुत तमाम जो चीज़ें हैं, खुले में लोग जो है कूड़े में आग लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह के कोई एक्शन अभी तक नगर निगम की ओर से नहीं किया गया। हालांकि जब हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की नगर निगम में जाकर तो उनके रिकॉर्ड में अभी तक पिछले दिनों एक भी चालान नहीं हुआ, यानी कि AQI 400 से अधिक हो चुका है लेकिन चालान अभी 0 पर है। बाकी सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, मैं कपिल गौड़ और आज बात करेंगे रिपोर्टर डायरी में हरियाणा में कल यानी कि 3 नवंबर को आदमपुर में उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव बड़ा मायने रखता है क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में और उससे पहले हो सकता है कि ये आखिरी उपचुनाव हो। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियां इस उपचुनाव को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश और आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह के ऊपर दाव खेला है। ऐसे में ये पहला मौका होगा जब बीजेपी चाहेगी कि कमल खिलाया जाए आदमपुर के अंदर, क्योंकि पिछले 54 सालों से पूर्व सीएम भजनलाल का आदमपुर की सीट पर दबदबा रहा है। पिछले 54 सालों में उन्हीं के परिवार से कोई ना कोई इस सीट को जीतता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार कुलदीप बिश्नोई जो पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे हैं, उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी से टिकट दिलवाया है आदमपुर के लिए और इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखें तो आदमपुर की जनता ने सत्तारूढ़ पार्टी से अलग यानी कि विरोधी पार्टी को ही आदमपुर से जिताया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जयप्रकाश जो कि कांग्रेस के नेता हैं और प्रत्याशी हैं, इस चुनाव के अंदर उनको बढ़त मिल सकती है। लेकिन देखना होगा कि क्या 3 नवंबर को रिज़ल्ट के अंदर पिछले 54 सालों का रिकॉर्ड टूटता है या फिर नहीं, क्योंकि सत्येंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी इस मैदान में उतरे हुए हैं और उन्होंने अपने आप को लोकल दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो वहीं पर कांग्रेस के जयप्रकाश बड़े नेता हैं और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रचार और प्रसार की कमान जो है वो संभाल रखी है आदमपुर में। तो कल यानी कि 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा, तो देखना होगा कि आदमपुर की चुनावी जंग किसके नाम होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, जेक 24 न्यूज़।